नमस्कार। आज हम बैठकर यूं ही बातें कर रहे थे कि देखते हैं जब अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जो ओवर द पीरियड हमारे देखते देखते एकदम साधारण से उठकर बहुत ऊपर तक और बहुत 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 ऊपर तक चले गए। जैसे बहुत लोग के उदाहरण आपके पास भी होंगे, जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी थे, कहाँ से उठे और कहाँ तक गए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे पास। हम सोचकर उनके एग्जाम्पल्स तो देते हैं लोगों को कि क्या लक था, मेहनत ज़रूर करी, लेकिन मेहनत के साथ एक लक का फैक्टर ज़रूर हमारे फेस पे, हमारे शब्दों में आता है कि क्या किस्मत थी उनकी। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक वाला जो सफ़र होता है वो कुछ एक लोगों का बहुत ज़्यादा नज़र में आने वाला होता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि जो फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, ऐसे कौन से योगाज होते हैं जो उनको काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से हमने कई बार अलग अलग राजयोग के बारे में चर्चा की है और आगे भी करती रहूँगी। बट बहुत सारे लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने, जिन किसी को भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में नॉलेज था या वो उनको जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे क्या क्या योगाज एस्ट्रोलॉजी में भी बनते हैं जिनसे कि ये चीज़ जानी जा सके कि कई बार ऐसा होता है कि योग तो है लेकिन लोग उसका ठीक से फ़ायदा नहीं उठा पाते और बहुत बार लोगों को ये कह सकते हैं जिज्ञासा बनी रह जाती है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने फिर से इनवाइट किया है सीए जयप्रकाश काबरा जी को। और सर से मैं अनुरोध करूंगी कि आप एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये हमें बताएं कि किस तरीके से ऐसे क्या योगाज होते हैं जिनसे लोगों को ये फर्श से अर्श वाला सफ़र जो है वो बहुत आसानी से लोग तय कर पाते हैं और अपनी इस समाज में अपना एक मुकाम बनाकर इस दुनिया से जाते हैं, और ताकि लोग आने वाली सारी पीढ़ियां और जानने वाले सारे लोग उनको याद रखते हैं और एक इतिहास बन जाते हैं वो। नमस्कार सुनीता जी। असल में आपने जैसे जो जिक्र किया कि ऐसे क्या योगाज होते हैं, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना गहन गूढ़ और इतना विस्तारपूर्ण सब्जेक्ट है कि अगर योगाज की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मेरा ये जन्म उसी में बीत जाएगा समझाने में। कारण ये है कि योगाज तो बहुत हो सकते हैं, 12 राशियां हैं, नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं तो और आज सबका इनका उसमें से किसी कॉम्बिनेशन। एक पर चर्चा करते हैं हाँ, हम। मेरा वही पॉइंट था, क्योंकि जो हमारा एक उद्देश्य रहता है, स्पेशली मैं सोचता हूँ कि ज्योतिष को छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स है, ज्योतिष में जो छोटे छोटे विषय हैं उस विषय को टच करके और वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से हमारे उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं उस चीज़ को समझ लिया जाए तो वो एक ज्योतिष को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है बहुत सारे। और उसका दूसरा उद्देश्य जो है कि बहुत सारे जो टोने टोट के अंधविश्वास वगैरह जो चीज़ें होती है उस चीज़ से ऊपर उठ के और हम लोग उस चीज़ को समझ पाए कि हाँ, हम लोग इसको इस तरीके से करें कि जहाँ पे हमें धन, यश और प्रसिद्धि और सारी चीज़ जो जो एक ज़िंदगी में एक आदमी चाहता है, चाहे वो निम्न परिवार में पैदा हुआ है, साधारण में हुआ है या बड़े परिवार में हुआ है, बहुत एट द अच्छी एंड। बात कही है काबरा जी ने कि अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना, हमें जो करना चाहिए वो चीज़ों को समझकर जानकर अच्छे से जो तय है उसके ऊपर काम करना चाहिए। कई बार जो हम लोगों के बातों में आकर बस इसी तरीके से कुछ करते जाते हैं और फिर डिप्रेस्ड होते हैं कि हमने तो इतना कुछ किया और हमें कोई फल नहीं मिला। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो बहुत छोटा सा एक सब्जेक्ट है जो बहुत कम समय में और बहुत कभी कभी ही इस चीज़ को ज्योतिष भाई जो है हमारे वो उसको टच करते हैं। नॉलेज खैर सभी को है लेकिन उसको इतना ज़रूरी नहीं समझते, या उस चीज़ को कैसे हम लोग समझें वो चीज़ भी बताई नहीं जाती है। उपचय हाउस और उपचय घर आपने शायद सुना होगा। घर तो 12 होते हैं लेकिन 12 घरों में से उपचय घर किसको हम बोलेंगे या उपचय हाउस किसको बोलेंगे, ये एक मुद्दा है। और उसकी कारण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, या उसके पीछे क्या हम लोग सोच सकते हैं कि इनका घरों का कोई फ़ायदा है या नहीं है। जिनको हल्का फुल्का नॉलेज है, 3, 6, 8 और 12 ये घर जो हैं जिसको बोलते हैं कि ये घर तो बड़े ख़राब घर होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं में से, इन्हीं घरों में से अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ निकालना चाहें, ठीक है, उपचय में आपको वैसे बता दूं, उपचय जो ज्योतिष में 3, 6 या आपकी जो जहाँ से शुरू होता है, जैसे 1 नंबर से जो सबसे टॉप पे जो होता है उसमें उसको 1 नंबर अगर हम बोलेंगे और वहाँ से हम लेफ्ट में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 नंबर जो खाना है वो तीसरा घर हुआ। उसके बाद में इसी तरीके से चलेंगे तो 6 नंबर खाना छठा घर हुआ। और जी आप इसको दिखा सकते हैं सुनीता जी। और जैसे 10 नंबर जो खाना हुआ वो 10, और 11 नंबर जो खाना हो, इनको इन 4 घरों को हम उपचय घर या उपचय हाउस बोलेंगे। अब क्या विशेषता या क्या इनके बारे में, ठीक है ये तो पता चल गया कि ये उपचय घर है, लेकिन बात क्या है इनके पीछे। देखिए 3 नंबर जो खाना है वो पराक्रम का घर है। पराक्रम का मतलब ये हुआ कि एफर्ट्स, ये घर आपको एफर्ट्स कराएगा। इस घर के ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, उसके बेसिस पे, या ये घर में इस घर में ही कोई अच्छा बैठे हैं, कुछ ग्रह अगर बैठे हैं, तो ये कितना एफर्ट्स कराएगा। या यूं कहें कि आपको अपने ज़िंदगी में जो आपने अपने काम करने हैं, उन कामों के पीछे आपको एफर्ट्स कितने करने पड़ेंगे। तो ये पहला खाना जो 3 नंबर खाना है उसको हम एफर्ट्स का घर बोल सकते हैं, पराक्रम का घर बोल सकते हैं, ठीक है। खाना नंबर 6 जो है उसमें मैं इस पर्टिकुलर इस विषय के हिसाब से ही आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो हम उसमें ऋण, रोग और शत्रु, हम 3 लोग यहाँ, लेकिन शत्रु से मतलब है चैलेंजेस। आपको कोई भी काम करने में आपको कितने चैलेंजेस आते हैं वो हम खाना नंबर 6 से देखते हैं। और उसके बाद में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको मालूम है कि कर्म जो है वो ज़रूरी है, तो खाना नंबर 10 जो है वो हमारे कर्म का भाव है। और एट द एंड वी लुक एट द रिजल्ट्स का मतलब गेन्स या फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि गेन्स जो है वो हम किससे देखते हैं, तो 11 नंबर गेन। तो अगर आप वैसे इस सर्कल को, इस साइकिल को अगर आप वैसे ध्यान से देखें, 3, 6, 10, 11, 3 नंबर यानी कि एफर्ट्स, आपने कोई चीज़ सोची लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 6 नंबर खाना मतलब आप जब एफर्ट्स डालेंगे तो उसके बाद में आप चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहें। आपको कहीं न कहीं कोई ना कोई आपको फाइट मिलेगी। शत्रु मतलब वॉर से नहीं है, लेकिन आप जैसे बिज़नेस को ले लीजिए, तो बिज़नेस में जब आप एंटर करते हैं आप इनिशियल एफर्ट्स डालते हैं। इनिशियल एफर्ट्स डालने के बाद में तब जब आप थोड़े से ग्रो कर जाते हो तो दिन आपको चैलेंजेस आने लगते हैं। तब आपके कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो आपकी, जब आप उनकी नज़र में आने लगते हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब तक आप उनकी नज़र में नहीं हो तब तक आप आपके एफर्ट्स कर रहे हो, तो दैट इज़ खाना नंबर 3। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से नज़र में आए, आपके एफर्ट्स बढ़े, आप कंपटीटर्स की नज़र में आने लगते हो, तो कंपटीशन। और उसके बाद में कर्म, और उसके साथ में फिर आपका एक्चुअल एफर्ट्स या एक्चुअल जो एफर्ट्स और जो कंपटीशन है वो कन्वर्ट होते हैं कर्म में, जहाँ पे आप अपना काम भी शुरू करते हो, या जैसे काम जो चल रहा है, जो भी है, आपका बिजनेस है या आपका जॉब है उसमें, और उसमें आप कितनी मेहनत से आके करते हो और अल्टीमेटली गेंस, तो वो आपको गेंद देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, लाइक जैसे ये 4-6 महीने में हो जाए ज़रूरी नहीं है। इसी कारण से उपचय हाउसेस के बारे में ये पर्टिकुलरली एक चीज़ बोली जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और यू ग्रो विद द एज, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये जो उपचय हाउस जो है वो आपको रिजल्ट देने लगेंगे। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। आपने अगर हो सकता है आपने 20 साल 22 साल की एज में जैसे जब शुरू किया, ठीक है, तो हो सकता है आपको 30 साल की उम्र में मिले, 25 साल की उम्र में मिले। मैं बात कर रहा हूँ उपचय हाउस के हिसाब से। बहुत सारे लोग 5 साल के अंदर भी ऐसा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ओवरऑल जो प्लानिटरी पोजीशन है या जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो अगर बहुत ज़्यादा सुपर पावर है या बहुत फेवरेबल है तो उनको मिल जाता है। लेकिन अगर हम जैसे जो आपने बात शुरू करी थी कि निम्न वर्गीय परिवार में करके और उसके बाद में भी लोग बढ़ते हैं, तो लोग बहुत मुश्किल से, मतलब इसमें आप 1% से भी कम लोग होंगे जिनको रातों रात फेम मिल जाता है।
लेकिन ज़्यादातर लोगों का अगर आप देखेंगे तो वो कड़ी ओवर द मेहनत पीरियड का। ऑफ टाइम ही वो। तो ये उपचय हाउस के बारे में एक छोटी सी व्याख्या थी मेरी, जहाँ पे आपके समझने के लिए एक बार मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ मैं। जैसे एफर्ट्स का या पराक्रम का भाव हो गया 3 नंबर, उसके बाद में कंपटीशन का भाव हो गया 6 नंबर, और देन कर्माज जो हैं आपके वो आपके 10 नंबर से, एंड द गेंस। ये तो ये एक छोटा सा एक समझने के पर्पस से ये एक चीज़ है जिसको उपचय हाउस को माइंड में रख के, और प्रैक्टिकली हम लोगों को इससे यही सीख मिलती है। एफर्ट्स डालिए, चैलेंजेस से घबराइए मत, कर्म अपना करते रहिए, और जब भगवान ने या जब ग्रहों ने आपके लिए लिखा है उस समय आपको वो ज्ञान दे देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से और सरल भाषा में काबरा जी ने समझाया कि कैसे हम अपने स्टार्स को देखकर, अगर हमारे ये खाने हमारे फेवर में है तो उसके साथ अगर हम पूरी मेहनत से, पूरे जोश और जुनून के साथ अगर लग जाएं तो हमें एक मंजिल तक पहुंचने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और हम अपना नाम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो फिर हम जल्दी ही आएंगे दूसरे किसी वीडियो को लेकर। तब तक हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो मैं सुनीता SD काबरा फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही नए एपिसोड में।